आज की हमारी कहानी है एक चुड़ैल का सच्चा प्यार। शहर के एक मकान में दूर कहीं एक शख्स सो रहा है। उसे ये भी खबर नहीं कि जिस साए को कंबल समझकर ओढ़ रखा है वो कोई कंबल नहीं बल्कि एक रूह का काला साया है, जो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब वो शख्स ख्वाबों की अनंत गहराइयों में खो जाए और वो उस शख्स के जिस्म से उसकी रूह को अलग करके अपने साथ उड़ा ले जाए। मगर हर बार वो बेबस रूह उस शख्स की रूह को अपने साथ ले नहीं जा पाती है और अंततः हर दिन उस रूह को अलमारी में रखी किताब के अंदर रखे सूखे गुलाब की पंखुड़ियों में छुपकर बैठ जाना पड़ता है। नंगे बदन पर किसी भयानक चुड़ैल के वो रेंगते हुए नुकीले नाखून, मगर कामांगनी में जल रहा जिस्म छोटी मोटी खरोंचे कहाँ देखता है। वो बस चरम सुख की प्राप्ति के लिए तड़पता रहता है। तभी बेड पर लिपटा हुआ देव अचानक से चीख उठता है। उसके जिस्म पर ढकी सफ़ेद चादर खून से लाल हो जाती है। वो चादर को अपने ऊपर से हटाकर बेड से दूर फेंक देता है। तभी उसकी नज़र शीशे पर दिख रहे अपने ही अक्स पर पड़ती है। वो आईने के पास जाता है। उसके जिस्म पर किसी औरत के नुकीले नाखूनों द्वारा नोचे जाने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देव एक बार फिर चीख को हाथों से मुंह में दबाकर रोता हुआ वहीं फर्श पर बिछी कालीन पर धड़ाम से गिर जाता है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। नौकर कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। देव फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। वो अभी भी सदमे से उभर नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने रखे लाल रंग के जूस पर पड़ती है। देव लाल रंग को खून का कटोरा समझकर फेंक देता है, जिससे चाइना बोनस का बर्तन छनाक की आवाज़ के साथ फर्श पर टुकड़ों में बिखर जाता है और अनार के जूस से सारा फर्श लाल हो जाता है। नौकर कपड़ा लगाकर फर्श साफ करता है और देव वहाँ से बिना कुछ खाए निकल जाता है। शाम का वक्त है। ऑफिस के आने के बाद अपनी पत्नी वर्षा से बात कर रहा है। देव, तुम आ कब रही हो वर्षा? अभी टाइम लगेगा, मौसी की लड़की की भी शादी फिक्स हो गई है, प्लीज़ तुम भी आ जाओ ना। देव, मैं नहीं आ सकता, तुम्हें पता है बिजनेस में कितना कंपटीशन है आजकल। उधर से कुछ रिप्लाई न पाकर देव फ़ोन काट देता है और जब दोबारा लगाता है तब कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। बात ख़त्म करके देव बेड पर लेटा ही था कि जाने कब आँख लग गई। किसी खूबसूरत लड़की की उंगलियां पहले उसके जिस्म के साथ खेलती हैं, इसके बाद शर्ट की बटन खोलती हैं। गर्दन पर किसी लड़की के होठों का स्पर्श साफ महसूस होता है कि बदन पर घूमती हुई वो हसीन उंगलियां जाने कब गले तक पहुंच जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे उंगलियों की गिरफ्त गले में इतनी कड़ी हो जाती है कि देव का दम घुटने लगता है और देव चीख उठता है। कमरे में अंधेरा है। देव लाइट्स ऑन करता है, चारों तरफ देखता है, मगर कमरे में कोई नहीं मिलता है। वो मेज पे रखी सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालता है, माचिस की तीली खींचकर मैच बॉक्स को मेज पर वापस रखता है। सिगरेट के 2-4 कश लेने के बाद उसे लगता है हो सकता है वर्क के ज़्यादा होने की वजह से शायद वो थक गया है। थकान मिटाने के लिए देव एक ड्रिंक बनाता और बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। अभी ड्रिंक का एक सप लिया ही था कि अचानक लाइट गोल हो जाती है। देव मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने में लग जाता है। अलमारी के खांचे से मोमबत्ती निकालता है और माचिस की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान हाथ माचिस को टेबल पर देव की ओर आगे बढ़ा दिया है। देव इस बात को अनदेखा कर एक बार फिर ड्रिंक ख़त्म करने में लग जाता है। तभी देव के कानों के पास किसी अनजान लड़की की आवाज़ आती है, देव, देव, क्या तुम मुझे
भूल गए हो? देव के कौन हो तुम? वो आवाज़ एक लड़की का रूप ले लेती है। देव उसकी तरफ देखकर एक बार फिर पूछता है, के कौन हो तुम? वो कहती है, मैं तृप्ति। क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो? देव कहता है, कौन तृप्ति? वो कहती है, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मगर क्या करूं, तुमसे नाराज़ भी तो नहीं हो सकती। अब मैं एक आत्मा हूँ। देव कहता है, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो कहती है, मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुम्हें वर्षा के साथ संबंध बनाने का कोई हक नहीं था। क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? क्या वर्षा मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी तुम्हें? देव कहता है, वर्षा मेरी पत्नी है, अब उसके बारे में तमीज़ से बात करो। वो कहती है, आत्माएं कभी तमीज़ से बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपना हक हासिल करना जानती हैं। तृप्ति, क्या तुम भूल गए हो वो साथ बिताए लम्हे? देव, मुझे तुमसे न कभी इंटरेस्ट था न होगा, प्लीज़ लीव मी अलोन। तृप्ति, मैं अभी तो जा रही हूँ, मगर तुम्हें मैं एक दिन अपने साथ लेकर जाऊँगी। और तृप्ति का अक्स देव की नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। बेड पर लेटा देव कॉलेज के दिनों के बारे में सोच रहा है। देव को आज भी याद है वर्षा की वो पीली वाली ड्रेस जिसमें उसने पहली बार उसे देखा था। पीली ड्रेस के साथ हाथ में पीली कांच की चूड़ियाँ जाने कब दिल में उतर गई, पता ही नहीं चला, और दिल ही दिल में उसे चाहने लगा था। एक पहली नज़र की मुलाकात जाने कब प्यार में बदल गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। देव को अब भी हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि उसकी क्लास में एक लड़की थी, तृप्ति, जो अक्सर घूरती रहती थी। ये बात उसका खास दोस्त रितेश उसे बताया भी था, मगर अपने दोस्त की बात देव ने कभी भी सीरियस लिया ही नहीं। बस वो देव से नोट्स ले जाया करती थी, फिर शायद किसी वजह से उसने अपनी नस काट ली थी, जिससे उसकी जान चली गई। शायद किसी लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने तृप्ति के प्यार को ठुकरा दिया था। ये खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। देव इतने दिनों बाद तृप्ति का लगभग पूरी तरह से चेहरा भी भूल चुका था। तभी अचानक से देव की नज़र अपने बाजू में लेटी तृप्ति पर पड़ती है। वो देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, क्या हुआ देव, मेरे बारे में सोच रहे थे न? देव फौरन बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। तृप्ति कहती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो तुमने मेरी यादों को अब तक अपने पास सजोकर क्यों रखा है? डरो मत देव, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस वर्षा को छोड़कर मेरी बन जाओ। देव कहता है, नहीं तृप्ति, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दूर जाना ही होगा। तृप्ति, कितने मासूम हो देव, तुम्हें इतना भी मालूम मैं रूह हूँ, किसी की गुलाम नहीं। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ जा सकती हूँ। देव कहता है, मुझे बख्श दो प्लीज़। इतना बोलते ही तृप्ति न जाने कहाँ गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद एक भयानक हंसी के साथ फिर प्रकट होती है और कहती है, बड़े भोले हो तुम, जाओ, प्यार की खातिर तुम्हें आज़ाद किया। देव थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तभी सब कुछ शांत हो जाता है कि अचानक देव के सीने में भयानक दर्द उठता है। वो अपना सीना दबाता है, उसे ऐसे लगता है जैसे कोई उसके जिस्म से उसका दिल निकाल रहा है। तभी तृप्ति एक बार फिर दिखती है, इस बार उसका रूप बहुत भयानक हो जाता है। देव, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा दिल निकाल कर तुम्हारे जिस्म की धड़कनें बंद कर सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के साथ पूरी तरह से पाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरी तड़पती रूह पर जरा भी तरस नहीं आता? जीती जी तो तुमने कभी मेरी कद्र नहीं जानी, मगर मरने के बाद तो तुम्हें मेरी मौत पर आंसू बहाना चाहिए था। देव, खैर कोई बात नहीं, जीते जीने सही, मगर मर कर तो तुम मेरे ही हो जाओगे। जाओ जी लो,
जब तक अपनी बची हुई ज़िंदगी इस महा अमावस की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि इस रात आत्माओं की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद अमावस की काली रात में होगा हमारी रूहों का मधुर मिलन। इतना कहकर तृप्ति की रूह हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। देव अपनी पत्नी वर्षा को फ़ोन लगाता है। वर्षा, हेलो, हाँ जी, कैसे हो? देव, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वर्षा, मेरा क्या, मायके में हूँ, ऐश कर रही हूँ, सेब काटते वक्त जरा सा चाकू लग गया है, वही बैंडेज लगा रही हूँ। देव, अपना ख्याल रखना। वो कॉलेज वाली तृप्ति तुम्हें याद है ना वर्षा? तुम्हें आज भी कॉलेज की लड़कियां याद आती हैं? बड़े बेशर्म हो तुम। देव, अरे वो जो तृप्ति थी न, जिसने नस काट ली थी। वर्षा, हाँ तो देव, उसका भूत मेरे पीछे पड़ा है। वर्षा, हाँ तो अच्छा है न, जिंदा कोई तुम्हें मिलता नहीं तो चुड़ैल के साथ ही इश्क लड़ाओ। देव, प्लीज़ समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम से, तुम्हारी कसम। वर्षा, अच्छा तो मेरे जाते ही जनाब ने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी। रुको, लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं फ़ौरन आती हूँ, आकर खबर लेती हूँ तुम्हारी। और फ़ोन काट देती है। वर्षा के फ़ोन काटते ही देव अपने सबसे करीबी दोस्त रितेश को फ़ोन लगाता है और उसे फ़ौरन घर बुलाता है और सारी घटना चक्र का वृत्तांत उसे बताता है। रितेश बोलता है, भाई देख, आज के समय में तेरी इस बात पर कोई यकीन तो नहीं करेगा, मगर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। वहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर काली पहाड़ियाँ, जहाँ जाने माने तांत्रिक हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। कल सुबह ही। देव कहता है, यार रितेश, तू आज यहीं रुक जा, सुबह जल्दी निकल चलेंगे। रितेश बोलता है, तेरे लिए जान हाजिर है मेरे भाई, मैं आज यहीं रुकता हूँ। दोनों एक ही बेड पर लेटकर रात गुजारते हैं, मगर देव की आंखों में नींद कहाँ थी। रह कर खून से लथपथ तृप्ति का चेहरा उसके सामने आ जाता था। फिर कहीं वर्षा के बारे में अनजाना सा डर मन ही मन खाए जा रहा था। तभी देव को याद आया, तृप्ति की मौत के पहले कॉलेज के दिनों में वर्षा की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। तब बाइक रिपेयर ने बोला कि आपकी स्कूटी की ब्रेक वायर किसी ने काट दी थी मैडम। तब देव को ये पता नहीं था कि हरकत तृप्ति द्वारा की हुई थी, और कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब में जो वर्षा के ऊपर एसिड गिर गया था, वो भी तृप्ति ने जानबूझकर गिराया था। वो तो गनीमत थी कि एसिड ज़्यादा तेज नहीं था और वर्षा ने जींस पहना हुआ था, वरना उसका असर जिस्म तक हो सकता था। यही सब सोचते जाने कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता, और सुबह होते ही देव और रितेश की कार काली पहाड़ियों को रवाना हो जाती है। काली पहाड़ियाँ पहुँचते ही दोनों तांत्रिक को सारे घटना चक्र से अवगत कराते हैं। तभी त्रिकाल विद्या से देखकर तांत्रिक देव को बताता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया है। जिस चुड़ैल का साया है उसकी मौत भरी जवानी में हुई थी, जिसके कारण वो और भी ताकतवर हो गई है। वो तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो तुम्हारे प्यार में मरी थी। इस कारण उसका तुम्हारा दिल जीतना जरूरी बन जाता है। अगर तुम्हारा झुकाव जरा भी उसकी तरफ हुआ तो वो तुम्हारा दिल तुम्हारे जिस्म से निकाल कर बाहर फेंक देगी और तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाएगी। देव निवारण का उपाय पूछता है। तांत्रिक बताता है, इस महीने की अमावस तक अगर तुम खुद को बचा ले गए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। तुम्हें फ़ौरन अपनी पत्नी को बुलाना होगा, जिससे से ज़्यादा समय तक तुम अपनी पत्नी के साथ रह पाओ और उस चुड़ैल के बारे में न सोचो। और हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारे बेडरूम की अलमारी में एक डायरी है। उस डायरी में जिसके पन्नों में एक सूखे हुए काले गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी हुई हैं, जो कि काले जादू से अभिशापित हैं। उसे उस चुड़ैल बनी लड़की ने तुम्हें तब दिया था जब वो जिंदा थी। तुमने उस गुलाब को न देखा न छुआ, ये तुम्हारा सौभाग्य था। शायद काला जादू आखिरी दाव था
उस लड़की का तुम पर, जिसकी असफलता वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। तांत्रिक से विदा लेकर देव और रितेश फौरन अपने घर को रवाना होते और वर्षा को भी घर पहुंचने के लिए कहते हैं। और जैसे ही देव अपने घर के अंदर पहुंचता है, वर्षा का बैग देखकर खुश हो जाता है। वो वर्षा करता हुआ अंदर के कमरे की तरफ बढ़ता है। वर्षा को ढूंढता हुआ जब देव बेडरूम में पहुंचता है तो वहां का भयानक दृश्य देखकर वो डर जाता है। सामने बेड पर वर्षा खून से लथपथ पड़ी हुई है। ऊपर सीलिंग पर चुड़ैल बनी तृप्ति मुंह से खून की लार टपकाते हुए वर्षा को घूरे जा रही थी। वर्षा की ऐसी हालत देखकर ही वर्षा चिल्लाता हुआ देव वर्षा की तरफ बढ़ता है, मगर बीच में तृप्ति आ जाती है और देव को कहती है, देव देखो देव, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने मरने से पहले तुम्हें एक फूल भेजा था जिसे इस वर्षा ने तुम्हें नहीं दिया। वो फूल आज भी इस अलमारी में तुम्हारी डायरी में मेरे प्यार की निशानी के रूप में रखा हुआ है। देव फौरन लपककर डायरी को अलमारी से निकालता है और अपनी जेब में रखे लाइटर से फूल को जलाने लगता है। तभी तृप्ति सीलिंग से नीचे उतरकर वर्षा की गर्दन में अपने नुकीले नाखूनों का कसाब बढ़ा देती है। जख्मी हालत में भी वर्षा देव को कहती है, मेरी जान की परवाह मत करो देव, जला दो इस फूल को। इस चुड़ैल से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है। देव कहता है, देखा तृप्ति, यही मोहब्बत कहलाती है। एक मोहब्बत की खातिर किसी की जान लेना चाहता है और एक मोहब्बत में अपनी जान न्योछावर करने के लिए भी तैयार है। वर्षा और देव का एक दूसरे के प्रति प्यार में समर्पण देखकर तृप्ति की आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़कर उस काले गुलाब को अपने हाथ से जलाती है और उसी काले गुलाब के धुएं के साथ के खिड़की से आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।